के कहने का मतलब उनके दल के नेता उनको बनाए हुए हैं, परिवार के लोग से लेकर के सारे जी लोग। जी संजय यादव को टारगेट कर रहे हैं कि उन्हीं को सब बिहार में, ऐसा लेकिन है नहीं। डिसीजन मेकर वो थे, लेकिन तेजस्वी जी से पूछ के ही कोई निर्णय लिया होगा ना। हम्म। संजय यादव जी सिंगल डिसीजन मेकर तो नहीं थे। और अगर ईवीएम में गड़बड़ी हुई है तो आइए धरना पे बैठिए, हम लोग आपके साथ। आइए क्रांतिकारी आंदोलन करते हैं ताकि बंगाल में और यूपी में वो गलत ना हो सके जो हमारे बिहार में गलत अगर हुआ है जिस तरीके से। आप कहते हैं कि अब आप यूपी और बंगाल के लिए तैयार रहिए, उदाहरण स्थापित करेंगे। बिल्कुल, बिहार ने हमेशा उदाहरण स्थापित किया है सर। नमस्कार, स्वराज पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया भेलारी, मेरे साथ बैठे हैं राणा रणजीत सिंह। राणा रणजीत सिंह AIMIM के बड़े नेता हैं, प्रांतीय सचिव हैं, ढाका से चुनाव भी लड़े थे और पहला व्यक्ति हैं जिन्हें ओवैसी साहब ने चुनाव से कई महीने पहले ढाका जाकर के घोषणा की थी कि हमारा कैंडिडेट यही होंगे, और ये पहली बार हुआ था ऐसा। उन्होंने कहीं नहीं किया था, कभी भी नहीं। लेकिन दुर्भाग्य रहा, हार गए। राजनीति में हारना जीतना होता चलता रहता है, चलते रहता है। हमने आज इनको बुलाया इसीलिए कि भाई ये राजनीति बहुत समझते हैं और AIMIM के लोगों को हम लोग बड़ा कम बुलाते हैं। ये हम लोगों की गलती है। बुलाते रहना चाहिए, सब कुछ समभाव से देखना चाहिए। कब कौन अर्श पर रहेगा, कौन फर्श पर रहेगा, कोई जानता नहीं है। खैर, आज हम इनसे बात करेंगे। चूंकि चुनाव हो गया, NDA ग्रैंड विक्ट्री के साथ सत्तासीन हो गई, महागठबंधन बुरी तरह हारकर विपक्ष में है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हैं, लेकिन मैंने ऐसा भइल कि कहीं लइहो ना मिली का, तो जिस तरह से ट्रेंड आ रहा था काउंटिंग का। खैर, तो हम जानेंगे बहुत सारी बातों को, जो राजनीतिक बात। तो चूँकि हमारे जो व्यूअर हैं, आप तो राजनीति थोड़ा अगर खबर ना रही तो तू लोग देखबो जाना। हालांकि आज पहला दिन था हाउस का, उसमें अपने अपने तरीके से लोगों ने, कोई संस्कृत में, मिथिलेश तिवारी जी संस्कृत में लिए शपथ, चेतनानंद जी अंग्रेजी में लिए, कोई अपनी उसको पढ़ भी नहीं पाया। कोई पढ़ भी नहीं पाया। ऐसी एक दो विधायिका हैं जो 80,000 से शायद जीती जी, और पढ़ भी नहीं पाई। हाँ, पढ़ भी नहीं पाई। तो ये बिहार की खूबसूरती है। बिहार की खूबसूरती है यही। और ये भी देखने को मिला कि एक लोकतंत्र का बढ़िया जो है, तो ये देखने को मिला कि सब लोग, खुशनुमा माहौल था जी। और रामकृपाल यादव उठ करके जा करके तेजस्वी यादव से मिले, चूँकि चाचा भी हैं। जी जी बिल्कुल, वो बोला चाचा भी हैं। ये भी देखना। फिर जमा खान को देखा गया कि वो उसामा साहब के यहाँ जा कर के मिले, छोटा भाई बताया उन्होंने, और घर में आने का निमंत्रण भी दिया। देखिए, यही खूबसूरती है। मैथिली ठाकुर जो हैं वो मैथिली में ली, जी जी, कोई उर्दू में भी लिया। तो भाषाएं हैं, भारत की भाषाएं हैं, मान्य भाषाएं हैं। जी जी, यही चाहिए। ये मैंने आज जो देखे कि मिलल है हाउस में, हम तो हालांकि गई ना रही क्योंकि दूसरे काम में फंस रहा, कल जाऊंगा जी। लेकिन ऐसा ही होना चाहिए। आप लड़ाई लड़ते हैं तो ये जंग है एक तरह से, लेकिन पॉलिटिकल जंग है, इसमें एनिमिटी नहीं होनी चाहिए। हार गए, अब कैसे हारे, क्या हो, उस पर आप अपना बयान दीजिए, खोजिए जी। लेकिन जो आज विधानसभा में और बाहर भी जिस तरह से लोग मिल रहे थे, बड़ी अच्छा रहा। खैर, उस सब बात हम राणा रणजीत सिंह से बातचीत शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं स्वराज पोस्ट में स्वागत करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। कैसा रहा चुनाव आपका? चुनाव बहुत अच्छा रहा सर, और हम लोग बड़ी मजबूती से लड़ाई में थे, लेकिन चुनाव के एक दिन पहले बिहार में दो भूत हैं। वो दो भूत से डराया जाता है लोगों को। एक भूत है कि भाजपा जीत जाएगी,
ये मुसलमान भाइयों के लिए बहुत बड़ा भूत है कि भैया देख लो, ये वाला जो है तांत्रिक वाला जिस तरीके से नहीं होता है, देख लो नहीं तो भाजपा चली आएगी, वो सब भूल जाते हैं कि कौन मेरे नाली गली की बात करता है, कौन मेरे यहाँ मॉब लिंचिंग हो तो उसकी बात करता है, कौन हमारे मुद्दों की बात करता है। लोग लड्डू से जलेबी से तोले गए, मैं सर नाली के पानी से तोला गया। अच्छा। मैं दलित बस्तियों में किताबों से तोला गया, मैं कचरा से तोला गया जहाँ पे कचरा और कोई निकासी नहीं है। तो इस तरीके का हम लोगों ने उदाहरण स्थापित करने का प्रयास किया, लेकिन अंत में जो भूत होता है कि भाजपा जीत जाएगी, भाई सरकार बनाना है, और दूसरा सर जो भूत है कि जंगल राज चला आएगा। तो ये दो भूत जो है चलता है, एक के पास वो है कि भाजपा चली आएगी और दूसरे के पास है कि जंगल राज चला आएगा। तो ये बिहार की स्थिति है। इसलिए प्रशांत किशोर जैसे लोग या कुछ और भी लोग जो प्रयास कर रहे हैं कि उम्मीदवार के रूप में, हर कोई सरकार नहीं बना सकता है, हर कोई सरकार बनाने या नहीं बिगाड़ने में, लोग को एक अच्छा विधायक पहले चुनना चाहिए, एक अच्छा वार्ड मेंबर चुनना चाहिए, एक अच्छा मुखिया चुनना चाहिए, तब सरकार बनाने बिगाड़ने की बात है। सब लोग कहीं ना कहीं सरकार बनाने और बिगाड़ने में लगा हुआ है, इसकी वजह से धरातल की चीज़ें सामने नहीं आती हैं। लेकिन बदलेगा, बिहार तो बदलाव के लिए जाना जाता है, इस बार भी बदला है। आप देखिएगा सर, आज जो एक आई वॉश किया जा रहा है, ये बार बार महिलाओं की बात की जा रही है कि भाई 50,000 महिलाओं को 10,000 रुपये दिया गया, जो कि गलत है, आचार संहिता का उल्लंघन है। 50,000 एक विधानसभा में 50,000 महिलाओं को 10,000 रुपया दिया गया, और ये फंड कोई पहले से व्यवस्थित नहीं था, ये लोन लिया गया, वर्ल्ड बैंक से आपने कर्ज लिया, और चुनाव के समय आज तक जितनी भी योजनाएं चली हैं सर, राजस्थान में चला इंदिरा गांधी मोबाइल योजना, डिजिटल क्रांति लाने के लिए महिलाओं को मोबाइल दिया जा रहा था, लेकिन जैसे ही आचार संहिता लागू हुआ उसको रोक दिया गया। कलर टीवी दिया जा रहा था, करुणानिधि जी जब की सरकार थी तमिलनाडु में, दिया जा रहा था पहले से, लेकिन चुनाव आए तो रोक दिया गया। लेकिन ये पहली बार बिहार ने इतिहास रचा है, और बिहार जहाँ 40,000 करोड़ रुपया ये जो है महिलाओं को दिया गया है, अरे उस रुपया में हम लोग बिहार को कहाँ ले जा सकते थे, कितना उद्योग खड़ा कर सकते थे, कितना विकास का काम होता जो परमानेंट समाधान होता। लेकिन आपने वो पैसा जो चुनाव जीतने के लिए उसको इस्तेमाल किया। तो ये पहली बार बिहार में हुआ कि चुनाव के दिन तक महिलाओं के अकाउंट में पैसा आता रहा है। ये आचार संहिता का उल्लंघन है, जो सेक्शन 4 कहता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, उसका ये उल्लंघन है कि चुनाव के दरमियान आपको इस तरह का आर्थिक लाभ डायरेक्टली आप नहीं दे सकते हैं। मैं दुआ करता हूं कि तेजस्वी यादव जी का हौसला उनको दे, चूँकि अभी मायूस हैं तो अपनी गलती से मायूस हैं। पिछली बार सर जब मैं आपके इंटरव्यू में आया तो मैंने वो कविता गा करके सुनाया भी था कि दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज के लिए न सका। तो कहीं ना कहीं वही हुआ, और अंत में हम लोगों ने कहा कि ठीक है चलिए, मैत्री का मूल्य न पहचाना तो लो अब अंतिम संकल्प सुनाते हैं। अब जो है याचना नहीं रण होगा, जीवन जय या मरण होगा, और वही हुआ। तो 11 सीटों पे फ्रेंडली फाइट आप लड़ते हैं। AIMIM आकर के कहती है कि मात्र 6 सीट पे हमसे गठबंधन कर लीजिए, ढोल पीट करके, चिट्ठी लिख करके। आप हमारा मजाक उड़ाते हैं कि हम तो हैदराबाद नहीं जाते हैं, आपकी 1 सीट जीतने की औकात नहीं, इसलिए आप मेरे पास आके गिड़गिड़ा रहे हैं। वो हमारा बड़प्पन था। जो पेड़ फलों से लदा होता है वो झुका हुआ रहता है, लेकिन इनको ऐसा लगा कि भाई ये अहंकार का चरम था, और अहंकार टूट गया, भगवान करे। और अहंकार टूटा तो अहंकार में ही ये चुनाव हारे हैं, बिल्कुल अहंकार में चुनाव हारे हैं। और संजय यादव जी पे सारा कुछ ब्लेम कर दीजिएगा। संजय यादव जी क्या मतलब ये है कि आप बउआ हैं क्या, आप बच्चा हैं, आपसे राय विचार नहीं किया संजय यादव जी ने। आप संजय यादव जी को जो है बनाए हुए हैं, बिल्कुल टारगेट उस पर काम हो रहा है। कहीं ना कहीं उनके कहने का मतलब उनके दल के नेता उनको बनाए हुए हैं, परिवार के लोग से लेकर के सारे जी संजय यादव को टारगेट कर रहे हैं कि इन्हीं के चलते हार गए। ऐसा लेकिन है नहीं, डिसीजन मेकर वो थे, लेकिन तेजस्वी जी से पूछ के ही कोई निर्णय लिया होगा ना। संजय यादव जी सिंगल डिसीजन मेकर तो नहीं थे। तो सर 2-3 चीज़ें जो हुई हैं, और एक बात और जो लोग कहते हैं कि तेजस्वी यादव जी को धमकी दिया गया कि नेता प्रतिपक्ष बने रहना चाहते हो कि जेल जाना चाहते हो, और उसके बाद से बॉडी लैंग्वेज तेजस्वी जी का चेंज हो गया। वो 15 दिन लगभग मुझे लगता है टिकट बंटवारे में घर में पैक हो गए, और शेयर मार्केट की तरह रेट को बढ़ाया गया। अगर शशिभूषण सिंह सुगौली से जिनको टिकट मिलना था, जो विधायक थे, किसका जो कैंडिडेट्स जहां उम्मीदवार देने की बात थी, तो आप अंत तक क्यों लेकर के गए? जहां आपको मालूम है कि मेरा विधायक जीता हुआ सिटिंग विधायक है, उसको टिकट देते हो, उसको मैदान पे भेजते, आप लास्ट तक रोक के रखे।
आप जो है इस तरीके से लास्ट में कितने लोगों का जीवन बर्बाद हो गया सर। कितने लोग चुनाव लड़ना चाहते थे, वो देखते रहे कि मुझे टिकट मिलेगा, मुझे टिकट मिलेगा। कई लोग हम लोग के पास भी आए जो कांग्रेस से पूर्व विधायक थे, कई लोग थे, कई ऐसे लोग जिन्होंने 5 साल मेहनत किया था, लेकिन इन लोगों की वजह से, इन लोगों ने टिकट को लेकर के झूठ सच बोला कि हम देंगे, हम देखेंगे, देंगे, विचार करेंगे, और लास्ट में एकदम एक दिन पहले टिकट को दिया, और इसलिए दिया ताकि बाकी लोग चुनाव निर्दलीय भी न लड़ सके। तो कहीं ना कहीं ये रणनीति सही नहीं रही, बिल्कुल नहीं रही सर, और ये नेगेटिव अप्रोच है। आप ठीक है, आपको लगता है कि आप जिसको कैंडिडेट को दीजिए, डिक्लेयर करिए। हर बार अगर आरजेडी हारती है तो ये अंतिम समय में टिकट देने की क्या जरूरत है? आप आज अनाउंस करिए। और मैं आज भी तेजस्वी यादव जी को कहता हूं कि अगर कम बैक करना है तो अभी अनाउंस करिए कि भाई अगला विधान, सबको नहीं कर सकते, हर सीट पे नहीं कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 50% 60% जहां आपको लगता है कि इसको टिकट दूंगा, आज अनाउंस करिए कि मैं इनको टिकट दूंगा। जाइए 5 साल मेहनत करिए, रगड़ दीजिए, एक एक जगह पे जो है लगी, एक विपक्ष की भूमिका निभाइए। अरे उसको कॉन्फिडेंस तो आए कि मैं, मुझे टिकट मिलने वाला, मैं विपक्ष को मजबूती से उस भूमिका को निभाऊंगा। और अगर ईवीएम में गड़बड़ी हुई है तो आइए धरना पे बैठिए, हम लोग आपके साथ, आइए क्रांतिकारी आंदोलन करते हैं ताकि बंगाल में और यूपी में वो गलत ना हो सके जो हमारे बिहार में गलत अगर हुआ है। जिस तरीके से आप कहते हैं कि अब आप यूपी और बंगाल के लिए तैयार रहिए, उदाहरण स्थापित करेंगे। बिल्कुल, बिहार ने हमेशा उदाहरण स्थापित किया है सर। और अगर बिहार में ये गलत काम हुआ है कि चुनाव के दिन तक पैसा किसी के खाता में डला है, आचार संहिता, ज्ञानेश्वर गुप्ता जी जो है जिस तरीके से मदद कर रहे हैं, तो एक केस होना चाहिए उनके ऊपर। और आइए आंदोलन करते हैं, हम लोग तो निमंत्रण देते हैं। आप नेता हैं, आप नेता प्रतिपक्ष हैं, आपको लगता है तो चुप क्यों है? उठिए, जेल जाने से डरना नहीं चाहिए। नेता अगर जेल जाने से डरेगा, लालू यादव जी के बेटा हैं, आपको डरने की जरूरत नहीं है। आइए बैठिए, विधानसभा खत्म होता है, ईवीएम के खिलाफ अगर आपको लगता है कि गलत हुआ है तो आइए आंदोलन की शुरुआत करते हैं। और जेल जाने से क्या दिक्कत है? अरे बिहार तो क्रांतिकारी रहा है, आपके पिताजी जेपी जी के साथ रहे, उन्होंने सीखा है, और यहाँ से सुनिश्चित करेंगे बिहार से, और एक सबक सिखाएंगे हमारे इलेक्शन कमीशन को कि आने वाला कोई भी चुनाव आपकी हिम्मत ना हो इस तरह का काम करने का, आचार संहिता के उल्लंघन करने का इतना हिम्मत ना हो, और जो भी गलती अगर ईवीएम में भी हुई है तो उसकी हिम्मत नहीं होनी चाहिए। आज से शुरू करिए, और जब तक यूपी और बंगाल का चुनाव खत्म ना हो जाए तब तक आप जो आरोप लगाते हैं, अब तो आरोप ही नहीं कहा जाएगा भाई कि ईवीएम में गड़बड़ी हुई या पैसे बांटे गए, जो भी है, तो उसके लिए आप करें कि रोड पर आइए और आंदोलन कीजिए। बिल्कुल, वो होना चाहिए। और पैसे तो बांटे गए सर, वो तो उसमें आरोप क्या है? वो तो सिद्ध है, आपने सरकारी पैसा जो है बांटा है, और 10,000 रुपये बिहार के लोग दे रहे हैं। हमारी ये क्षमता, ये हमारी आर्थिक स्थिति है। हम पेट्रोल सबसे महंगा खरीदते हैं, जमीन रजिस्ट्री का कोई भी काम सरकारी हो सबसे ज़्यादा टैक्स हम देते हैं, और सबसे गरीब पिछड़े प्रदेशों में से हम एक हैं, और हम पैसे ऐसे बांटेंगे। तो ये कहीं ना कहीं आप किसी से कर्जा लेकर के सर, जो आप अपनी भाषा में बोलते हैं कि उधार लेकर के घी पी रहा है कि क्या, जो है वही वाली कहानी है सर। बिहार को आज बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है, उस पर हम लोग को काम किया जाना चाहिए। और ईवीएम में अगर गड़बड़ी हुई है, लोग कह रहे हैं कि 15,000 वोट ईवीएम में पहले से था, वरना बिहार, और सर हम लोग ज़मीन पे हैं, हम लोगों ने चुनाव को देखा है, इस बार भी ऐसा कोई लहर नहीं था। और 50,000 महिलाओं को अगर पैसा मिला है, तो 1 लाख, हर कंस्टिट्यूंसी में, तो 1 लाख महिलाओं को पैसा नहीं मिला है सर, इसकी भी बात होनी चाहिए। दोनों एस्पेक्ट को देखना चाहिए। अगर आप एक तरफ कह रहे हैं कि इतने महिलाओं को पैसा मिला, तो इतनी महिलाओं को पैसा नहीं मिला है, उनका भी तो रिएक्शन होगा। ये एक आई वॉश है, और आई वॉश के आड़ में, अच्छा, आपके साथ क्यों नहीं आखिर तेजस्वी गठबंधन किए? क्या मैंने आप लोगों तो कहा था कि 6 सीट दे दीजिए, अभी आप कितनी सीटों पर लड़े थे? हम लोग सर 28 सीटों पर लड़े थे, और 5 जीत करके आए हैं, और 2 सीटें बहुत कम मार्जिन से हम लोग रह गए। एक बलरामपुर में हमारे आदिल साहब मात्र 300 वोट से रह गए, और ठाकुरगंज से हमारे गुलाम हसनैन साहब 7,000 वोट से रह गए। बाकी हम जहां भी जीते हैं, हम 25,000 से 20,000 से अधिक वोटों से चुनाव जीते हैं, 2,000-3,000 से नहीं जीते। तो क्या हुआ कि क्या काहे नहीं उन्होंने गठबंधन किया आपके साथ? देखिए, तेजस्वी यादव जी को ऐसा लगता है कि सच्चाई भी है आज की डेट में। देखिए, यादव अब बिखर गया है। रामकृपाल यादव जी को मैं कई लोगों से मिला हूँ, और मैक्सिमम यादव ने वोट दिया, और मुसलमानों ने भी उनको वोट दिया, क्योंकि उनका व्यक्तिगत एक संबंध था। और जो यहाँ पे जो छवि थी, जो उनके खिलाफ लड़ रहे थे, तो एक लौता वोट अगर आरजेडी के पास कोई है तो मुसलमान का एक मुश्त वोट है। उनको लगता है कि अगर उसमें भी हम बंटवारा कर लें, क्योंकि परिस्थितियों ने यादव वोट में तो बंटवारा कर दिया है सर। एक छोटा सा उदाहरण, जैसे एक मुखिया, एक पंचायत है, 2 यादव मुखिया आपस में लड़ते हैं, एक यादव अगर भाजपा में चला जाएगा तो दूसरा आरजेडी में, एक आरजेडी में चला गया तो दूसरा ऑटोमेटिक चला जाता है आपके विपक्ष वाली पार्टी में। तो ऐसी परिस्थितियां बनती हैं, लेकिन मुसलमान एक मुश्त हो जाता है। मैं खुद चुनाव लड़ा,
लोगों में बड़ा उत्साह था। लेकिन खैर मुझे बड़ा सब्र है कि मेरी वजह से भाजपा को फ़ायदा नहीं हुआ। हम लोगों ने अंत में हम लोगों ने अपने आँख को भी बंद किया। पोलिंग बूथ पे भी कई चीज़ें होती हैं जो हुई। और दूसरा, ढाका में मैंने हिंदू मुसलमान नहीं होने दिया। ढाका विधानसभा में हिंदू मुसलमान होता था और भाजपा जीत जाया करती थी, तो हम लोगों ने उसको अड़ने का काम किया। अच्छा। इसीलिए आरजेडी वहाँ से जीत पाई। अच्छा, आपको क्या लगता है, चूंकि आप राजनीति बड़ी अच्छी तरह से समझते हैं, बिहार की राजनीति को, सरकार तो ठीक ठाक चलेगी, नीतीश कुमार उसी तरह से चलाएंगे, या कोई आगे आने वाले दिनों में आप देखते हैं कि कुछ खटपट होगा? देखिए, खटपट तो शुरू है सर, वरना शुरू है। अगर चीज़ें ठीक होती तो आज स्पीकर नीतीश कुमार जी की पार्टी का कोई बनता। और नीतीश जी की बड़ी इच्छा भी थी कि स्पीकर मेरी पार्टी का बने, इसीलिए गृह मंत्रालय उन्होंने त्यागा था। लेकिन ये चीज़ें समन्वय नहीं बन पाई है, चूँकि नीतीश जी की तबीयत बोलिए, या नीतीश जी के दो खेमे हैं। एक खेमा चाहता है कि नीतीश जी का बेटा जो है वो सत्ता में आए, कम से कम एमएलसी बने। और मैं एक न्यूज़ सुन भी रहा था, उसमें उपेंद्र कुशवाहा जी के बेटे को लाने का फैसला नीतीश जी का ही था, क्योंकि वो रास्ता बन सके ताकि नीतीश जी के बेटा भी भविष्य में आ सके। तो एक खेमा निश्चित रूप से जानता है कि एक दिन शायद ऐसा होगा कि नीतीश कुमार जी सुबह उठेंगे और सब कुछ भूल जाएंगे, और वो जो पार्टी जेडीयू है शायद पूरी की पूरी भाजपा में चली जाए, और एक वर्ग जो चाहता है, जो खास करके पिछड़ा अति पिछड़ा वाले लोगों का है, वो शायद एक तरफ बेचारा छूट जाए। ये डर है उस पार्टी में। और भाजपा वाले अभी पावर को धीरे धीरे इकट्ठा कर रहे हैं, और बहुत जल्दी आप देखिएगा सीएम भी उन्हीं का होगा। अगर नीतीश जी का बेटा निशांत जी अगर नहीं आते हैं तो ये पार्टी बिखर जाएगी, बिखरने वाली है। ये आने वाले, ये जो अल्टा पल्टी का गेम बिहार ने हमेशा देखा, इस बार भी देखेगा। और स्पीकर इसीलिए नहीं बनने दिया गया नीतीश कुमार। अगर आपसी विश्वास होता दोनों को, भाजपा को और जेडीयू को, तो ये परिस्थिति मांग रहे थे क्या स्पीकर का पद? बिल्कुल मांग रहे थे, इसलिए गृह मंत्री का पद जो त्यागा गया। बीच में तो बात ऐसी आ गई थी कि चुनाव तक की नौबत आ जाएगी, और उस परिस्थिति में ऐसी नौबत आती है, अगर भाजपा से अलग होकर के नीतीश जी लड़ते तो शायद, मैं तो चूंकि उसका निर्णय करने की स्थिति में नहीं हूँ, इसके शीर्ष नेतृत्व मेरे लेंगे, लेकिन हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कई बार इस बात को बोला कि सीमांचल की चिंता अगर नीतीश जी करेंगे तो हम लोग, अगर वो भाजपा से अलग होते हैं तो हम लोग उनको सपोर्ट भी करेंगे। 5 विधायक हमारे हैं, तो हम अगर वैसी परिस्थिति बनती तो शायद हम लोग नीतीश कुमार जी के साथ खड़े हो जाते, आरजेडी खड़ी हो जाती, कांग्रेस खड़ी हो जाती, कम्युनिस्ट हो जाती। तो और भाजपा के साथ चुनाव लड़े थे, बाकी उन लोगों का एक एनडीए था, तो अलग क्यों जाएंगे? अगर ऐसी परिस्थिति, अलग क्यों जाएंगे सर? अभी तक तो ऐसा दिख नहीं रहा है कि भाजपा उनको परेशान कर रही है। अभी तो सर शुरुआत ही हुई, शपथ ग्रहण तो आज पहली बार हुआ है। अभी आप बुलडोजर बाबा की कहानी जो बना रहे हैं, यूपी की तरह बुलडोजर चलेगा। अरे भाई साहब, आप सरकार में 20 साल से थे, आपके पास लिस्ट नहीं था क्या कि भाई कौन क्रिमिनल है, कौन माफिया है, कौन ये? अचानक से ऐसा लग रहा है कि क्या बदल गया? कुछ भी तो नहीं बदला है। आप ही तो सरकार में थे, सब कुछ तो आप ही निर्णय ले रहे थे। तो एक जो भौकाल बनाने की कोशिश की जा रही है कि बुलडोजर है तो ये है तो वो है, तो नीतीश जी को कोई पसंद नहीं आएगा ये सब। क्यों? नीतीश जी का कभी वो सिद्धांत रहा ही नहीं है, वरना गिरिराज सिंह जैसे लोग और कहते हैं लोग कि नीतीश जी अब लगभग बीजेपी के सामने सरेंडर कर दिया, ऐसा लगता है आपको? बिल्कुल नहीं, नीतीश कुमार जी कभी सरेंडर नहीं करने वाले हैं। उम्र का थोड़ा सा लिहाज है, और उनके अगल बगल जो लोग हैं, जब आपके पिलर कमजोर हो जाते हैं तो आपको भी थोड़ा डर लगता है कि भाई जरा अगर भूकंप आएगा तो मेरा घर गिर जाएगा। तो स्थिति यही है कि अब नीतीश जी के अगल बगल के कुछ 4 में से 2 पिलर जो है वो गड़बड़ा गया है, लेकिन 2 पिलर आज भी उनके साथ है। और नीतीश कुमार 4 पिलर मतलब 4 पिलर के मैंने एक एग्जाम्पल बताया। मान लीजिए कि ललन सिंह जी हैं, संजय झा जी हैं, इधर अगर मनीष वर्मा जी हैं, श्रवण कुमार जी हैं। अच्छा। अगर 4 पिलर हम लोगों ने ऐसे बना दिया तो उसमें से 2 पिलर आप जानते हैं, और 2 पिलर क्या है वो भी सच्चाई जानते हैं। अच्छा। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा डिसीजन तो होगा, और ये 5 साल के अंदर ही होगा। भगवान करे नीतीश जी को भगवान स्वस्थ रखे, क्योंकि आज भी नीतीश जी पे लोग विश्वास करते हैं। आज भी एक बड़ा वर्ग है जो जानता है कि नीतीश जी अगर हैं तो इंसाफ होगा, या बहुत ज़्यादा आपकी ये अत्याचार आप नहीं कर सकते हैं। वो अपने सिद्धांतों पे बहुत कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, चाहे वो मुसलमान की बात होगी। गिरिराज सिंह ने जब यात्रा निकाला तो नीतीश जी ने फटकार लगाया, उसको रोक लगाया। अच्छा। या कई चीज़ें जिस तरीके से माहौल बनाया जा रहा है, अगर वो अति होगा तो नीतीश जी चुप नहीं बैठेंगे। और उपेंद्र कुशवाहा जी जैसे लोग हैं, मुझे लगता है कि पुराना परिवार उनका एक हो जाएगा, और परिस्थिति बनेगी, वो सब एक साथ आ जाएंगे। नीतीश कुमार भी आ सकते हैं, परिस्थिति बनेगी तो और भी लोग आ सकते हैं, क्योंकि जब बात आएगी भाजपा लेकिन जिस तरह से पॉलिटिक्स मतलब खबरें छप रही हैं, सोशल मीडिया पर आ रही हैं, और जो सूचनाएं मिल रही हैं कि अब तो नीतीश कुमार को मतलब
बहुत 6 महीना साल भर के अंदर छोड़ देंगे, ये हट जाएंगे और भाजपा संभाल लेगी? तो माना आपको ऐसा लगता है? हाँ बिल्कुल सच लग तो रहा है, ऐसा परिस्थितियां तो हैं, क्योंकि भाजपा से लड़ने की हिम्मत अब सब में है नहीं। इतना बड़ा पहाड़ है, इतना ताकतवर, पैसा से, एजेंसी से और हर चीज़ों से भाजपा से लड़ने की हिम्मत सबकी नहीं है। इसलिए तेजस्वी यादव जी पे कभी कभी नाराज़गी भी होती है, कभी दया भी आता है कि आप उसका नेतृत्व कर रहे थे, आप 11 सीटों पे फ्रेंडली फाइट लड़ रहे थे, आप इस तरीके से टिकट बंटवारे में जो है आप लापरवाही किए। सब लोग को बड़ी उम्मीद थी आपसे, अरे हम लोग भी आपसे लड़ते थे लेकिन अंत में तो आप ही को समर्थन देते। लेकिन कहीं ना कहीं आप पता नहीं क्यों, आपका अभी भी वक्त है और जेल जाने से मत डरिए, आप नेता हो जाएंगे। अगर भाजपा वाले अगर आपको डराते हैं कि मैं पुराना फाइल आपका खोल दूंगा और आप आपको, लोग मतलब आप पॉलिटिकल सर्किल में भी बहुत रहते हैं, तो अगर मान लीजिए कि भाजपा आती है, मतलब मुख्यमंत्री कोई उनका बनता है, तो नीतीश कुमार का फिर क्या होगा? कैसे मतलब उनका हटा करके क्या करेंगे उनको, या फिर बीजेपी की तरफ से कौन सीएम हो सकता है? देखिए बीजेपी की तरफ से सीएम तो जब बनना होगा कोई ना कोई संघ का व्यक्ति बनेगा। अच्छा, ये तो तय है, जिसका बैकग्राउंड संघ का जिसका बैकग्राउंड संघ का हो। क्योंकि आज परिस्थिति ये है कि ये जैसा आप कह रहे हैं कि जेडीयू टूटेगी आज नहीं तो कल, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, मतलब जो मैं पूरा बिहार कह रहा है सर, पूरा बिहार इस बात को कह रहा है, जान रहा है। अगर आपके मन में चोर नहीं होता तो नीतीश कुमार के पार्टी के किसी को स्पीकर आप बना देते। और आज अगर मैं कहता हूँ सर चुनाव हो जाए तो नीतीश कुमार जी जीत जाएंगे। अगर स्पीकर का चुनाव हो जाए तो नीतीश कुमार जी जिसको भी खड़ा करेंगे वो जीत जाएगा, क्योंकि पूरा विपक्ष नीतीश कुमार के साथ मदद कर देगा। लेकिन अब नीतीश कुमार जी कितनी इच्छा शक्ति उनकी मजबूत है वो तो मैं नहीं कह सकता हूँ। लेकिन हाँ, ये परिस्थितियाँ बिल्कुल बनेगी और ऐसी परिस्थिति आएगी, पार्टी टूटेगा तो चूँकि जेडीयू को जो है खास करके माना जाता है कोयरी कुशवाहा की पार्टी, इसलिए अभी उपेंद्र सम्राट चौधरी जी को आगे रखा गया है। लेकिन जब सीएम बनाने की बात आएगी तो कोई संघ वाला व्यक्ति ही सीएम बनेगा, इतनी समझ तो हम लोग को भी है। अब मान लीजिए जैसे मोहन यादव जी को मध्य प्रदेश में बना दिया, इसलिए बना दिया कि वहाँ यादव का उस तरह का वर्चस्व नहीं है। अब आप बिहार से किसी लाला जी को बना दीजिए ना, संघ के किसी आदमी को, क्या फ़र्क पड़ता है? लाला जी लोग का पॉलिटिक्स अलग है, वो कोई बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द वे जाकर के पॉलिटिक्स नहीं करेंगे। ये भी हो सकता है कि कोई उस वर्ग से आ जाए, जो है कायस्थ वर्ग से किसी को सीएम बना दिया जाए अपने इसमें। कई सारी चीज़ें हैं, वो उस तरह का एक्सपेरिमेंट तो करती रहती है बीजेपी। तो जब बनाएगी तो किसी न किसी संघ के ही व्यक्ति को बनाएगी। आप लोग बीच में ऑफर किए थे नीतीश कुमार को कि हम समर्थन करेंगे, तो मतलब कैसे हो? तो बीजेपी के साथ ही समर्थन का मैं समझा नहीं, तो मैंने आप चाहते थे कि निकल करके आ जाएं? नहीं सर, ऐसा नहीं था। हम लोग की बात ये थी कि हम यहाँ तक करने के लिए तैयार हैं। अगर नीतीश कुमार सीमांचल, चूँकि हमारी लड़ाई की शुरुआत, पार्टी की शुरुआत सीमांचल की लड़ाई को से हम लोगों ने शुरू किया है, फिर पूरे बिहार की भी बात हम करेंगे। लेकिन जो मुद्दा आपने शुरुआत में अपने पार्टी के संविधान में, पार्टी की जब शुरुआत की तब आपने किया, तो हमारे लिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के लिए सीमांचल एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। तो उन्होंने बोला कि अगर सीमांचल के लिए आप ऐसा एक बोर्ड बनाइएगा, ऐसा ऐसा करिएगा, तो हम आपको समर्थन तक देने के लिए तैयार है। वो एक कॉन्ट्राडिक्टरी वे में बोला कि अगर आप ये कर देते हैं तो मैं यहाँ तक, जो कि पब्लिक कभी नहीं स्वीकारेगी, मैं वो तक करने के लिए तैयार हूँ। मैं चूँकि अब तो चूँकि चुनाव खत्म हो गया है, तो अगर लोगों का काम करना है, बात करना है, तो कहीं ना कहीं मंत्रियों से, विधायकों से, ये जो सरकार में, उन लोगों से समन्वय तो बना के रखना पड़ेगा। उनकी कमियों को भी बताना पड़ेगा, लेकिन समन्वय भी बनाना पड़ेगा, काम भी तो करवाना है। आप जो है ये आप बहुत घूमे हैं सीमांचल वगैरह में, बहुत घुसपैठिए हैं क्या बिहार में? देखिए, ये सीमांचल के लोगों को बदनाम करने का प्रयास किया जाता है और बड़ा तकलीफ होता है हम लोग को कि अगर इतने घुसपैठिए थे तो लिस्ट जारी करिए ना। अरे भाई, आपने बहुत अच्छा काम किया तो हम ताली बजाना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन ने सारे घुसपैठियों का नाम बाहर निकाल दिया है, लिस्ट जारी करिए, हम ताली बजाएंगे, एक एक आदमी के नाम पे ताली बजवा देंगे। आप केवल बदनाम करते हैं और एक एजेंडा क्रिएट करते हैं कि कोई नया एजेंडा क्रिएट किया जाए ताकि बाइफर्केशन हो जाए हिंदू मुसलमान। और जब हिंदू मुसलमान होता है तो दो पार्टियों को फायदा होता है, एक भाजपा वालों को फायदा होता है क्योंकि हिंदू में लोग बढ़ जाते हैं, धर्म जाति में नहीं बढ़ते हैं, और एक आरजेडी वाले जैसी पार्टियों को फायदा होता है कि भैया कुछ करो चाहे मत करो, एक बड़ा वर्ग का वोट आपको फ्री में मिल जाता है। तो ये ध्रुवीकरण का फायदा होता है, दो पार्टियों को होता है। तो आप लोगों पर ये बड़ा आरोप लगता है कि कम्युनल पार्टी है, कम्युनल पार्टी है, इसीलिए कांग्रेस का भी अभी मैं शकील साहब का सुन रहा था, जो हार गए इस बार जी, विधायक दल के कांग्रेस के नेता थे, उनसे पूछा गया था कई पत्रकार ने कि आप क्यों IMIM से
गठबंधन नहीं करता, नहीं वो कम्युनल पार्टी है। कैसे बौखलाए हुए हैं बेचारे हार से, और उनकी ज़मीन खिसकती जा रही है और हमारा ज़मीन मजबूत होते जा रहा है। सीमांचल में, सीमांचल नहीं सर, पूरे बिहार में सर 15-15, 20-20 हज़ार, 25 हज़ार वोट हम लोग को हर जगह मिला है। हम मात्र 28 सीटों पे लड़े। प्रशांत किशोर जी में और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब में यही फ़र्क है कि पहली बार लड़ते हैं अगर बैरिस्टर साहब तो 5 सीट जीत करके आते हैं, दोबारा फिर 5 जीत करके आते हैं। उन्होंने एक एरिया जहाँ पे वो मजबूत हो सकते हैं, जहाँ संगठन को उन्होंने फोकस किया। पिछले बार हम मात्र 19 सीटों पे लड़े थे सर, 5 जीत करके आए थे। इस बार 28 सीटों पे लड़े, 5 जीत करके आए। प्रशांत किशोर जी अगर 50-60 सीटों को केंद्रित किए होते तो निश्चित रूप से वो भी हमको लगता है कि 8-10 के आंकड़ा। कहाँ चूक हो गई प्रशांत किशोर से? आप तो उनके साथ भी रहे बिल्कुल हैं। रहे। प्रशांत किशोर जी से बहुत हम लोग को ये भी है, सिंपैथी है। प्रशांत किशोर जी ने पूरा समुद्र को सोचा कि मैं अकेले जो है उसको खेप दूंगा, कर दूंगा। वो संभव नहीं है प्रैक्टिकली। आप अपने नीचे नेता को पैदा नहीं होने दिया। जब एक अच्छा नेता वो होता है जो अपने नीचे नेताओं को पैदा करता है। आज जेपी जी का आंदोलन हुआ या कोई बड़े नेता हुए, उनके नीचे कई नेता हुए। आप उस पार्टी में प्रशांत जी के अलावा नाम जानते ही नहीं होंगे किसी का। अब जाकर के थोड़ा मनीष कश्यप या 2-4 लोगों का नाम आप जानते होंगे। तो हर इलाके में एक मजबूत स्तंभ को खड़ा करना पड़ेगा, उसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। अब देखिए ना, भाजपा वालों इतना बड़ा बड़ा आरोप सम्राट चौधरी जी पे लगा, लेकिन डिप्टी बना दिया उनको होम मिनिस्टर। मंगल पांडे जी पे हुआ, उसको भी बना दिया। तो अपने लोगों पे विश्वास करना पड़ेगा। और एक ही साथ 243 सीटों पे लड़ना एक प्रैक्टिकल डिसीजन नहीं था। मैं किसी से गठबंधन नहीं करूंगा, ये एक प्रैक्टिकल डिसीजन नहीं था। भाजपा इतनी मजबूत है तो भी गठबंधन के लिए मांझी जी हो, चाहे कुशवाहा जी हो, चाहे मुकेश सहनी हो, अंत तक प्रयास करती है। तो प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। चुनाव जीतने के लिए प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। राणा रणजीत सिंह AIMIM से कम सीमांचल से बाहर चुनाव नहीं जीत सकता है, ये सच्चाई है। हिंदू अगर वोट दे दे तो कहता है कि भैया जो तुमने करवाया है ना, हमको गंगा स्नान करना पड़ेगा, तुम्हारे चलते हमने इस बटन को दबाया है, ये सच्चाई है। और मुसलमान भाई लोग अभी तक वो उसको मान नहीं रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पहले आपके समाज वाले आगे बढ़ें, और वो कह रहे हैं पहले आप के चक्कर में चल रहा है। तो मेरा सर कॉन्सेप्ट क्लियर है। मैं विधायक सांसद बनने नहीं निकला हूँ। हम लोग नेता के रूप में अपने आप को स्थापित करने निकले हैं। मेरे घर में जब से पैदा हुए हैं सर विधायक, सांसद, आज भी विधायक हैं। हमारे लिए वो बहुत बड़ा पद नहीं है। एक नेता के रूप में हम लोग स्थापित होना चाहते हैं। देश आज राणा रंजीत को पहचानता है। आज पूरे देश में कहीं भी मुस्लिम अगर आबादी है, अगर आप जाके बोलिएगा 10 में से 7 लोग मुझे पहचानते होंगे। अब यार जमा खान ने कहा कि हाँ, उसमें पत्रकारों से कि विपक्ष के कई नेता हम लोग के संपर्क में हैं और विपक्ष टूट सकता है, क्योंकि विपक्ष के अभी तो 41 ही सदस्य रह गए हैं। बिल्कुल 25 हो गए, आपके 5 हैं, 25 राजद के, 6 कांग्रेस के, 3 लेफ्ट के, 1 IP गुप्ता, 1 बसपा, यही ना है। बिल्कुल। तो लगता है क्या कि विपक्ष टूट जाएगा? बिल्कुल टूट सकता है सर। अगर तेजस्वी यादव जी ने यहाँ से स्टैंड नहीं लिया, अगर वो मैदान में लड़ने के लिए नहीं उतरे तो पार्टी टूट जाएगी और आने वाला एक नया विपक्ष तैयार होगा। हो सकता है प्रशांत किशोर बन जाए, क्योंकि बेबाकी से लड़ने की क्षमता प्रशांत किशोर जी में है। आज सम्राट चौधरी के खिलाफ कोई बोल सकता है जो कहता है मैं कोर्ट चला जाऊंगा, वो इच्छा शक्ति प्रशांत किशोर जी में ही है। तेजस्वी यादव जी नहीं बोल सकते हैं। मैंने उसी तरह की इच्छा शक्ति वो भी रखे हैं। बिल्कुल। तो अगर तेजस्वी यादव जी मैदान पे नहीं उतरते हैं, जो EVM में गड़बड़ियां हुई हैं, जो वोट में गड़बड़ियां हुई हैं, इसके खिलाफ, या जो आपने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आचार संहिता का उल्लंघन किया, पैसा बांटा है चुनाव के दिन तक, इसके खिलाफ आपको मैदान में उतरना पड़ेगा। संवैधानिक तरीके से उतरिए, और उतरिए। नहीं उतरिएगा तो आपकी पार्टी जो है कमज़ोर हो जाएगी और शायद लोगों को लगेगा कि अब ये आपका ख़त्म की तरफ आप जा रहे हैं। तो जो उभरता हुआ विपक्ष होगा या पक्ष होगा, उस तरफ पार्टी जा सकती है। राणा रणजीत सिंह को सुना आपने, तेजस्वी यादव को कुछ सलाह दी इन्होंने, और एक आशंका है राणा रणजीत सिंह को कि JDU टूट सकती है और विपक्ष भी टूट सकता है। देखिए, घाक पॉलिटिशियन है ये भी, क्या होता है भविष्य के गर्भ में क्या होता है कोई नहीं जानता है। आपको यह इंटरव्यू कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।